चैनल। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब स्टाफ टॉप क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स में। एमसीक्यू लगातार आ रहे हैं, पेपर लगातार आपको दिए जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर पढ़ाई कर रहे होंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ठीक है भाई, तो एमसीक्यू आ रहा है, उसके बाद आपको टेलीग्राम पे भी क्वेश्चन मिल रहे हैं और कम्युनिटी बॉक्स में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। सब जगह आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल रहे हैं। तो मैं आपसे यही आशा करता हूं कि आप बिना किसी हेजिटेशन के आप भी पढ़ रहे होंगे। आपको मैंने कहा था कि मैं संडे को आपको 100 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन पेपर लेके आऊंगा ना, लेकिन मैं संडे को तो पेपर तैयार करूंगा। एक्चुअली मैंने पेपर तैयार किया नहीं है अभी, और जो पेपर होंगे वो आप पहले वो कर चुके होंगे। लेकिन पहले आपने 20-20 करके करे हैं, कभी 15 करे हैं, लेकिन अब वही 100 आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी होंगे, ये मेरे को खुद पता नहीं, उसमें रिपीटेड भी होंगे। बता देना कि सर हमने पढ़ रखे हैं, अब हमारे को नहीं चाहिए, या सर उन्हीं को लाना, मतलब उन्हीं को क्या, वही तो क्वेश्चन है जो मतलब मैंने 100 कर रखे हो। तो क्योंकि मैं संडे को तो तैयार करूंगा, आपको पता ही है, आपका भी सेकंड सैटरडे आएगा, संडे आएगा। संडे को मैं रेडी करके मंडे को आपको डाल दूंगा, मैं पोस्ट कर दूंगा, आप मंडे को देख सकते। लेकिन संडे को मेरे को खुद उसको एनालाइज करना पड़ेगा, रेडी करना पड़ेगा। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। 100 क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, फिर मेरे को उनको बोलना ही पड़ेगा। कम से कम 100 क्वेश्चन के लिए 40 मिनट तो लग ही जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन है आंसर है, क्वेश्चन है आंसर है, क्वेश्चन है आंसर है। जो गलत होगा वो भी डिस्कस हो जाएगा कमेंट सेक्शन में भी, और आप भी बता देना सर ये इसका चेंज हो गया, जो भी होगा। तो पहले तो आज आप मेरे को बताना इसी कमेंट सेक्शन में कि संडे को तो मैं रेडी करूंगा और मंडे को डालूंगा आपको पढ़ाने के लिए यूट्यूब पर। इससे आप सहमत है या नहीं, पहला ये है क्वेश्चन। ठीक है, बाकी आज का जो वीडियो आपको मिल रहा है, इस आज का अच्छा वीडियो है, आज का अच्छी क्लास है। एक बार आप देखना, आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो है इस क्वेश्चन में, है ना। तो मैं शुरू करता हूँ आज का सेशन बिना किसी देरी के। 2 मिनट हो गए हैं आपको बिना पढ़ाए हुए। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है आपकी स्क्रीन पर ये है कि इन केस ऑफ माइनर मुस्लिम बॉय whose father has expired without leaving behind a will, the guardian will be। कि अगर कोई नाबालिग मुस्लिम लड़के है, क्योंकि जो मुस्लिम लॉ है ना वो अलग चलता है ना, आपको पता ही है कि अगर कोई मुस्लिम लड़का है और उस वो नाबालिग है और उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है भाई, तो उसका अभिभावक कौन होगा। पहला ऑप्शन है मदर, दूसरा है पैटर्नल ग्रैंडफादर। पैटर्नल ग्रैंड मदर होता है कि जो अपनी दादी होती है ना, खास दादी। एक होती है मैटरनल ग्रैंड मदर, जो नानी होती है। दूसरा ऑप्शन है पैटर्नल ग्रैंडफादर, और लास्ट में है ऑल ऑफ द अबव। अगर कोई भी मुस्लिम लड़का माइनर है और उसके पिताजी अगर एक्सपायर हो जाते हैं, अगर वो गार्जियन है, तो उसके बाद उसका अगला गार्जियन होगा पैटर्नल ग्रैंडफादर। ठीक है, ये तो मेरा क्वेश्चन है। लेकिन अगर हिंदू में अगर कोई ऐसा हो जाता है कि फादर की डेथ हो जाती है, तो उसका अगला गार्जियन कौन होगा। पहला क्वेश्चन आज यही बन गया है ना। तुरंत मतलब जैसे क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन बनते भी रहते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आपने जरूर बताना है कि उसका गार्जियन कौन होगा। यहाँ तो पैटर्नल ग्रैंडफादर है। इससे आगे भी क्वेश्चन है, लेकिन मैं ज्यादा लंबा नहीं ले जाऊंगा। अगला क्वेश्चन है ऑल रेमिटेंस एक्सीडिंग 20 लाख टू, यहाँ पर 40 लाख है, ठीक है, 20 लाख एंड अप टू 40 लाख शुड बी अकम्पनीड बाय एट लीस्ट डैश आर्म्ड गार्ड। अगर आप 20 लाख से लेके और 40 लाख तक रुपए अगर आप कैरी कर रहे हो, तो आपको कितने जो गार्ड होते हैं ना उनकी जरूरत पड़ेगी। पहला ऑप्शन है 2 गार्डों की जरूरत पड़ेगी, 1 गार्ड की, या 4, या इसमें किसी की रिक्वायर नहीं है।
तो अगर आप 20 लाख से और 40 लाख तक कैश ले जा रहे हो तो आपको मात्र एक गार्ड की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर जैसे आपका कैश 40 क्रॉस करता है, 50 हो जाता है, 45 हो जाता है, तो आपको 2 गार्ड की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे अगर आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि जो कैश है वो 20 लाख से लेके और 40 लाख तक है, इसलिए यहाँ पे आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आपने पढ़ भी रखे हैं। सरफेसी एक्ट नॉट एप्लीकेबल इज, जो सरफेसी एक्ट होता है वो इनमें से किस पे लागू नहीं होता है? पहला ऑप्शन है हाउस प्रॉपर्टी पे। हाउस प्रॉपर्टी पे सरफेसी एक्ट लागू होता है। कोई भी मशीनरी है उस पे सरफेसी एक्ट लागू होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो एग्रीकल्चर लैंड है, इस पे सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शन विच इज नॉट अंडर द वीकर सेक्शन। इनमें से कौन सा ऐसा सेक्शन है, जो कौन सा ऐसा आंसर है जो वीकर सेक्शन में नहीं आता है? पहला ऑप्शन है लोन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, जो छोटे किसान होते हैं, मार्जिनल फार्मर होते हैं, वो आते हैं वीकर सेक्शन में। दूसरा है लोन टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, ये भी आती है वीकर सेक्शन में। अगला है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू ₹10,000 अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो 10,000 प्रधानमंत्री जन धन योजना में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, अगर वो ले रहे हैं तो वो भी किस में आते हैं? वीकर सेक्शन में। लोन टू वुमन बेनिफिशियरी अबव ₹1,00,000, जो 1,00,000 रुपए से लेके ऊपर तक का बेनिफिशियरी है, वो वीकर सेक्शन में नहीं आता। वीकर सेक्शन का मतलब होता है कमजोर वर्ग। आपके लिए हिंदी में भी है, देखो ना, कमजोर वर्ग। ठीक है, कमजोर वर्ग में कौन नहीं आता है? उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द क्रॉप सीजन पीरियड फॉर खरीफ। जो खरीफ की फसल है उसकी आपने बताने की ऋतु क्या है? खरीफ की तो मैं बता दूंगा, आपने मेरे को बताना रबी की क्या है। अब ये रबी और खरीफ बैंक में क्यों आ रहा है? आप बोलोगे सर ये बैंक में क्यों आ रहा है? किसान से रिगार्डिंग किसान लोन लेता है, क्रॉप लोन लेता है ना, तो तब ये रबी और खरीफ आ रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका जनवरी से लेकर जून तक, ये खरीफ की फसल है। ठीक है, आपने मेरे को रबी बताना है। अगला ऑप्शन है अप्रैल से लेकर सितंबर तक। थर्ड ऑप्शन है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। और फोर्थ ऑप्शन है जून से लेकर दिसंबर तक। तो जो खरीफ की फसल है वो होती है ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल से लेकर सितंबर तक। खरीफ की फसल होती है अप्रैल से लेकर सितंबर तक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इन केस ऑफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड विड्रॉल आर परमिटेड आफ्टर डैश ईयर। अगर आपका फंड है, पीपीएफ है, उसको आप अगर वो प्रीम्यूचर ही अपनी मर्जी से आप निकाल सकते हैं उसको। कितने साल में आप प्रीम्यूचर उसको निकाल सकते हैं ना? प्रीम्यूचर समझते हो कि समय से पहले, मेच्योरिटी से पहले अगर आप उसको निकालना चाहो तो कितने साल तक आप उसको निकाल सकते हैं, उससे पहले नहीं निकाल सकते। मतलब अगर आपने प्रीम्यूचर निकालना है, मतलब मेच्योरिटी से पहले, तो आप उसको कब निकाल सकते हैं? पहला ऑप्शन है 1 साल, दूसरा है 3 साल, तीसरा है 5 साल और चौथा है 10 साल। तो आप जो आपका जो पीपीएफ होता है ना, खैर आपका तो नहीं होता है पीपीएफ, ये तो आपका एनपीएस करता है, लेकिन जो पुराने लोग होंगे, जो पुराने दफ्तरी होंगे, उनका पीपीएफ करता हुआ। ठीक है, तो जो पीपीएफ है उसको आप प्रीम्यूचर 5 साल के बाद आप उसको निकाल सकते हो। अगर 5 साल हो जाते हैं तो 5 साल के बाद आप उसको निकाल सकते हैं। और इसका जो लॉक इन पीरियड होता है, इसका जो लॉक इन पीरियड होता है वो होता है आपका 15 साल का।
पीपीएफ का लॉक इन पीरियड आएगा तो वो होता है 15 साल का। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, स्टार सीरीज बैंक नोट्स आर इशूड इन द डिनोमिनेशन ऑफ, कि एक बार में क्या होता है, चलो आपको बता देता हूँ। स्टार नोट आपने देखे होंगे, जो स्टार वाले नोट होते हैं वो क्यों आते हैं। ये आपका नोट है, यहाँ पर नोट का नंबर लिखा होता है। तो अगर नोट में कोई दिक्कत हो जाती है, कोई समस्या हो जाती है, तो बैंक उनको जारी करता है फिर स्टार लगा के। आप देखना, ये 2006 में ना ऐसी दिक्कत आई थी कि जो स्टार वाले नोट जारी हुए थे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई कि कौन कौन से नोट जारी हुए थे जो स्टार वाले नोट थे। तो पहला ऑप्शन है 100 रुपए का, दूसरा है 500 रुपए का, तीसरा 100, और जो चौथा ऑप्शन है देखो 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50, 100 और 500। तो जो ये पांचों नोट थे, ये स्टार सीरीज में नोट इशू किए गए थे 2006 में। तो ये होते हैं स्टार सीरीज वाले नोट। कहीं आपको पुराना नोट मिलता है तो उस पर आप जरूर चेक करें कि स्टार सीरीज के भी नोट होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट डिपॉजिट कैन बी मेड फॉर डैश ईयर्स, कि अगर आपने सुकन्या समृद्धि का खाता खोल दिया है तो आप उसमें कितने वर्षों तक रुपए जमा कराओगे। कल मैंने आपको बताया था सुकन्या समृद्धि का मैच्योरिटी पीरियड 21 ईयर्स है ना, लेकिन सुकन्या समृद्धि का जो आप रुपए जमा कराने की कितने साल तक आप रुपए जमा कराओगे। पहला ऑप्शन है 10 साल, दूसरा है 14 साल, तीसरा है 15 साल और चौथा है 21 साल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, दोबारा भी रिपीट हुआ होगा क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा 15 साल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, which type of deposit are insured under DICGC। जो DICG कवरेज है उसके तहत इनमें जमाओं में किसका बीमा किया जाता है। पहला है इंटर बैंक डिपॉजिट, दूसरा है गवर्नमेंट डिपॉजिट, तीसरा है पब्लिक डिपॉजिट, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें तो ऑल ऑफ द अबव का आंसर आएगा कि सबका बीमा किया जाता है। ठीक है, और मैं अगर आपको DIGC की फुल फॉर्म बताऊं तो देखो, मैं परसों भी ये चीज आपको बताई थी, लेकिन रिपीट करने में आपको याद हो जाता है, ये भी अच्छी बात हो गई है ना। डिपॉजिट, उसके बाद इंश्योरेंस, क्रेडिट, गारंटी, कॉर्पोरेशन। डिपॉजिट देखो इंश्योरेंस से है तो इंश्योरेंस तो सबका ही होगा ना। डिपॉजिट, इंश्योरेंस, क्रेडिट, गारंटी, कवरेज। इसमें ये भी होता है कि कितने रुपए तक का आपको कवरेज मिलेगा, वो अलग मैटर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये कि व्हाट इज द मैक्सिमम लोन लिमिट अंडर किशोर कैटेगरी और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। जो प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है उसके तहत जो किशोर है उसके लिए अधिकतम ऋण सीमा क्या है। पहला ऑप्शन है 50,000, दूसरा है 25,000, तीसरा है 5 लाख और चौथा है 1 लाख। ठीक है भाई, तो अगर मैं किशोर की बात करता हूं तो किशोर के लिए सीमा है 5 लाख। तो आपने मेरे कमेंट में बताना है कि शिशु के लिए कितनी है और तरुण के लिए कितनी है ना। तरुण तो बड़ा होता है, बाकी ये मैंने आपको बता दिया किशोर का। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, which of the following organization maintains the स्टैंड अप इंडिया पोर्टल। जो स्टैंड अप इंडिया पोर्टल है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाया गया था, उसको कौन मेंटेन करता है और कौन ऑर्गेनाइज करता है।
ऑप्शन आरबीआई, अगला है सिडबी, अगला है डीएफएस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, और चौथा है नाबार्ड। तो अगर मैं स्टैंड अप इंडिया की बात करूं तो उसको सिडबी ऑर्गेनाइज करता है और उसको मेंटेन भी सिडबी करता है। सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो मिल जाएगा आपको लखनऊ में, है ना। ये स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए जो डेवलपमेंट के लिए इसको बनाया गया था सिडबी को, और 1990 में बनाया गया होगा इसको। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरोवर ऑब्जेक्शन टू बी रिप्लाइड विद इन हाउ मेनी डेज अंडर सरफेसी एक्ट। एक्शन है सरफेसी एक्ट कि सरफेसी कार्रवाई के तहत उधारकर्ता की आपत्ति का उत्तर कितने दिनों के भीतर दिया जाना चाहिए। अगर मान लिया जाए किसी भी कस्टमर ने उधार लिया है और उधार लेने के बाद उस पे सरफेसी एक्ट के खिलाफ ऑब्जेक्शन डाल रखा है, तो जो उधार करता है वो भी तो अपनी तरफ से वो जारी करेगा कि भाई आपने मेरे ऊपर जो ये दायर किया है ये गलत है या सही है। तो उसने अपनी तरफ से भी तो कोई क्वेरी लगानी है, कोई आपको लेटर देना होगा। तो अगर उसने अपने बचाव के लिए लेटर दिया है तो उसका जवाब कितने दिन के भीतर दिया जाना है। बोरोवर का ना उधार करता है जो, वो भी अपनी तरफ से आपत्ति तो करेगा कि भाई मेरा ऐसा, मेरे पे इतना इनकम नहीं है, मैंने इतना बोरो नहीं, इतना ऋण नहीं लिया मैंने। जो भी उसकी तरफ से आपत्ति होगी जिस भी फील्ड में, बैंकिंग फील्ड में, तो वो कितने दिन के भीतर उसको जवाब मिल जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है 7 दिन के अंदर। 7 दिन के अंदर तो उधार करता हो कोई देगा नहीं वैसे। 15 दिन, 30 दिन और 60 दिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 60 दिन के अंदर बोरोवर को जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, और आपको कहीं पर ये 45 दिन में मिल जाएगा। जैसा आपको ऑप्शन में लगे वैसा आप टिक मार सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अमाउंट ऑफ रिवॉल्विंग फंड टू एसएचजी इन डे एनआरएलएम स्कीम। कि जो डे एनआरएलएम योजना के में जो एसएचजी के जो बंदे हैं उनको रिवॉल्विंग फंड की राशि क्या मिलती है, कितना फंड मिलता है। डे एनआरएलएम होता है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, तो इसके तहत कितना फंड दिया जाता है उनको। ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे ये 5,000, 7500, 10,000 से 15,000 और इनमें से कोई नहीं। तो उनको दिया जाता है 10,000 से 15,000 तक उनको फंड की राशि दी जाती है एसएचजी मेंबरों को। अगला क्वेश्चन है बैंक मेंटेनिंग करेंसी चेस्ट आर रिक्वायर्ड टू गेट फायर ऑडिट डन वंस इन अ ईयर। कि करेंसी चेस्ट का रख रखाव बैंकों को एक बार फायर ऑडिट करवाना आवश्यक है। तो जो फायर ऑडिट होता है करेंसी चेस्टों में वो कितने दिन के बाद होता है, ये है क्वेश्चन साहब साहब। फायर का जो ऑडिट हो, जो फायर अलार्म लगे होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं, उनका भी तो ऑडिट होता है। तो वो कब होता है, कितने समय के बाद होता है। ऑप्शन ये है 6 महीने के बाद, 12 महीने, 24 महीने यानी 2 साल, और 36 महीने यानी 3 साल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका 12 महीने। ठीक है, 12 महीने में उसका ऑडिट होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज रॉन्ग मैच रिगार्डिंग चार्ज ऑफ सिक्योरिटी। चार्ज ऑफ सिक्योरिटी है जो सुरक्षा शुल्क के संबंध में बताना है कि गलत कौन सा है, रॉन्ग बताना है ना। जैसे अब एलआईसी पॉलिसी है उसका असाइनमेंट वो तो सही है, क्रॉप्स का हाइपोथेकेशन ये भी सही है, स्टॉक का मॉर्गेज ये गलत है, और गोल्ड का मॉर्गेज ये बताना था चार्ज ऑफ सिक्योरिटी के पर्पज से। ठीक है, ये
सही है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा स्टॉक मॉर्गेज। ठीक है, ओके। गलत है क्वेश्चन, है ना, देखना है इसको। अब ध्यान दिया मैंने, गलत टाइप हो गया, गलत है, इसको मत देखना। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है NULM स्पॉन्सर बाई। जो NULM है वो किसके द्वारा स्पॉन्सर किया गया? पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, अगला है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और चौथा है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल। तो जो NULM है, NULM की अगर फुल फॉर्म बताऊं मैं, पहले आंसर बता देता हूं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन। तो ये NULM को स्पॉन्सर करता है, और NULM की फुल फॉर्म हो जाती है अर्बन नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है, वो गलत है, क्योंकि गलत बता के कोई फायदा नहीं, इसलिए मैंने आपको पहले वहीं पे गलत कर दिया कि उसको मत देखना, उसको जो मिलान है वो सही नहीं हुआ है। ठीक है, आपको तो मैंने गोल्ड कई दिन बता दिया है, फिर आप बोलोगे सर आपने उस दिन गोल्ड ये बताया था और आज ये बता रहे हो, तो इसलिए किसी भी भाई को गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है सेफ डिपॉजिट कस्टडी अंडर विच एक्ट। जो सेफ कस्टडी डिपॉजिट कस्टडी अंडर एक्ट है वो किसके अंडर में आता है? पहला आता है RBI का एक्ट, दूसरा आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तीसरा आता है कंपनी एक्ट, चौथा आता है ऑल ऑफ द अबव। तो जो सेफ डिपॉजिट कस्टडी है वो आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच वन इज अ टाइप ऑफ कस्टमर, कि इनमें से कौन सा एक कस्टमर का टाइप है ना। कस्टमर कई टाइप के होते हैं। पहला होता है वॉक इन कस्टमर, दूसरा होता है एग्जिस्टिंग कस्टमर, और तीसरा होता है पोटेंशियल कस्टमर, और चौथा है ऑल ऑफ द अब। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आप बोलोगे सर वॉक इन कस्टमर क्या होता है? वॉक इन कस्टमर एक ऐसा कस्टमर होता है कि जिसका खाता हमारे ब्रांचों में, हमारे बैंकों में नहीं होता है, लेकिन वो कई बार क्या करता है, अपना चेक, अपना DD, वो काम, अपने काम बैंक से करवा देता है, वो होता है वॉक इन कस्टमर। ठीक है भाई। और अगला होता है एग्जिस्टिंग कस्टमर। एग्जिस्टिंग कस्टमर वो कस्टमर होता है कि जो हमारा पहले से कस्टमर होता है, उसको कहते हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर। वॉक इन कस्टमर समझ गए, कि जिसका खाता तो नहीं है लेकिन वो बैंक से काम करवा रहा है, वो होता है वॉक इन। वॉक मीन्स होता है घूमना। एग्जिस्टिंग कस्टमर होता है उसका खाता पहले से ही है। और एक है पोटेंशियल कस्टमर। पोटेंशियल कस्टमर वो कस्टमर होता है कि उसको हमारी कंपनी, हमारा बैंक, हमारी ब्रांच से दिलचस्पी है। इसका मतलब वो बैंक में हमारा कस्टमर, कंपनी में हमारा कस्टमर बनना चाहता है। ये कंपनी के लिए भी होता है ना, बनना चाहता है, इसलिए उसको कहते हैं पोटेंशियल कस्टमर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आपने देखना वॉक इन कस्टमर, एग्जिस्टिंग कस्टमर और पोटेंशियल कस्टमर। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPI। जो CPI है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी? पहला ऑप्शन है कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडेक्स, दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तीसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और चौथा है कंज्यूमर पेमेंट इंडेक्स। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, है ना। ऊपर है कस्टमर प्राइस इंडेक्स, ये कोई आंसर नहीं होता है, इसका आंसर है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और आज का जो अंतिम और लास्ट सवाल है वो है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSSF। NSSF की फुल फॉर्म क्या होगी? पहला ऑप्शन है नेशनल सेविंग सो फंड, दूसरा है नेशनल स्मॉल सेविंग फंड, तीसरा है नेचुरल स्मॉल सेविंग फंड, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, बी हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा वाला नेशनल स्मॉल सेविंग फंड, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। कहीं पर कोई मिस्टेक हुई होगी तो आपको पता ही है, डैश 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 कर देना। और उसके बाद मेरे को कमेंट में ये भी बताना कि संडे का क्या है, क्योंकि संडे को मैंने तैयार करना है और मंडे को मैंने आपको देना है क्वेश्चन। आपको पहले वाले ही मिलेंगे, है ना। कहीं आप बोलोगे सर नए हैं, कुछ उसमें क्या पता है नए भी हो तो उसका कोई पता नहीं, लेकिन क्वेश्चन आपको मैक्सिमम जो आपने प्रैक्टिस कर रखी है आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। नया पढ़ने से बेहतर है पहले वाला रिवीजन करा जाए, और अगर आप पहले वाला पढ़ोगे तो आपको याद होगा। नया वाला तो इतनी जल्दी याद होता नहीं है वैसे, अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो ये था आज का सेशन। मिलेंगे कल एक और नई क्लास के साथ, क्योंकि सेकंड सैटरडे आने वाला है, संडे आने वाला है, तो आप लोग छुट्टी मनाओगे। छुट्टी को नहीं मनाना है, इस बार पास होना है। एसबीआई का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, बाकी बैंकों का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।